गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है श्रोडिंजर भाई साहब के? मजा आ रहा है श्रोडिंजर के साथ? लास्ट क्लास में क्या किया था, दिखाओ ना यार एक बार। बोलिए बोलिए फटाफट। श्रोडिंजर हैं? एक पीछे और करो, एक दो जाओ। ठीक है। ये कमेंट कुछ गड़बड़ हो रही है यार। अभी कमेंट नहीं दिख रहे थे, अब वापस दिखने लगे। यार आप लोगों के कमेंट नहीं देख पाया मैं तो। एंगुलर पार्ट से अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके क्या हाल है ये तो बता दो। क्या अब हम यहां पर ये तीनों तरह के कर्व्स प्लॉट कर सकते हैं? कैपिटल आर वर्सेस आर, आर स्क्वायर वर्सेस आर, और 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर। क्या ये तीनों तरह के कर्व्स हम प्लॉट कर सकते हैं? देखो कमेंट, सुनो सुनो। तो ये बताओ, क्या ये हम कर्व प्लॉट कर सकते हैं? 1s, 2s, 3s, 2p, 3p, 4p, 3d, 4d, 5d, क्या ये कर्व प्लॉट किए जा सकते हैं या नहीं? मयंक कह रहा है कि मुझे पहचाना, आज बैकलॉग खत्म कर दिया। रोहित इज सेइंग सर आज आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। देखो इसमें मैंने आपको कहा था इस कर्व की तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ये तो कर्व प्लॉट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस इन्हीं दो कर्व्स की है, इन्हीं दो कर्व्स की है। और इनमें डिफरेंस मैंने आपको बताया था। ये वाला कर्व क्या बताता है? न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर अगर आप पॉइंट्स ले रहे हो तो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी। बट अगर आप सरफेस ले रहे हो, सरफेस ले रहे हो तो इन सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की, अब यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। यहां हम केवल किसकी बात कर सकते हैं? यहां पर हम केवल रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे क्योंकि जब पूरी सरफेस आ जाती है तो एंगल चेंज हो रहा होता है, तो इन पर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। राइट? नया चैप्टर अभी स्टार्ट होगा बेटा, रुक जा, एक को तो खत्म कर लें हैं? खत्म ढंग से कर लो, जो लाइफ में जो चीजें हैं। नया चैप्टर स्टार्ट कर दो। सर ये तो हो गया आप तो नए पर आओ। अरे बेटा इसका क्या होगा? नया चैप्टर स्टार्ट करने से काम थोड़ी चलता है। वी शुड स्टार्ट एज वेल एंड एवरीथिंग वेरी वेल। और जिस चीज को स्टार्ट करो उसका एंड धमाकेदार होना चाहिए, ये ध्यान रखना। या तो वो स्पेशली ध्यान रखना। फिर से कमेंट चले गए यार आप लोगों के, क्या करें। वेट वेट, आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं मैं।
हाँ जी। तो ये आवाज आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे थे, अब होपफुली मेरी आवाज भी आ रही होगी आप लोगों के पास, आपके कमेंट में देख पा रहा हूं। तब तक मैंने वापस एक चीज लिख दी ताकि आप भी नोट डाउन कर सको। ये कर्व क्या बताता है? 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर क्या बताता है? टेल्स अस द रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर ए स्फेरिकल सरफेस, ओवर ए स्फेरिकल सरफेस। और ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट। क्लियर? आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूं मैं। आप भी तब तक पुराना रिवाइज करते रहें जो लास्ट क्लास में पढ़ा है। एक काम करो, जितने भी स्टूडेंट्स हो, एक अलग से रजिस्टर या रजिस्टर के पीछे या किसी रफ पेपर पर 1s 2s 2p 3p 3d और 4d, इन सब के लिए ये तीनों कर्व्स प्लॉट कर दो। यानी 6 कर्व्स इसके, 6 कर्व इसके, 6 कर्व इसके, 6 6 6, टोटल 18 कर्व्स। किसके लिए? 1s 2s 2p 3p 3d 4d। राइट? वैसे इनमें और इसमें कुछ अलग होगा नहीं, तो ये तो कॉमन ही हो जाएंगे। तो यूं भी कह सकते हो कि ये तो सेम ही होगा। तो 4 कर्व प्लॉट करने, एक 1 2 3 4, ये फिर कॉमन है। 4 कर्व इसके, 4 कर्व इसके और 4 कर्व इसके। तो एक काम करो, 6 कर लेते हैं वापस। 1s 2s 3s 2p 3p और 4p। ये कर्व्स, इन तीनों के लिए कर्व्स प्लॉट करिए जल्दी से। 6 कर्व्स ये वाले, 6 कर्व्स ये वाले और ये भी 6। देखो याद है या नहीं है? अगर ये याद है तो बल्ले बल्ले डांस करो, मजे करो, क्योंकि कम गारंटीड ये चीज अगर याद है तो एक अच्छा खासा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो चेक इट योर सेल्फ, और जब वापस कमेंट बॉक्स चालू हो तो हाँ ये लिखो कि सर सारे कर्व्स 18 कर्व हमने प्लॉट कर लिए हैं। है ना? आवाज आ ही रही होगी मेरी। आवाज नहीं भी आ रही होगी तो समझ रहे होंगे मेरा फील, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर स्क्रीन दिख रही है
यस, अब आवाज आ रही है। शुभम का कहना है कि सर ऑल दी कर्व्स हैज बीन प्लॉटेड। वेरी गुड, शुभम ने कहा मैंने सारे कर्व्स प्लॉट कर लिए। 6 6 6 टोटल 18। नीरज बेटा, ये वन शॉट के चक्कर में ना शॉर्ट आउट आ जाओगे। शॉर्टकट मत मारा करो कभी भी। राजकुमार का भी डन, स्नेहा का भी डन। सूर्यांश 18 कर्व्स। सर योर वॉइस इज नॉट विजिबल। व्हाट ए स्टेटमेंट, वॉइस इज नॉट विजिबल। रक्षित डन, गौतमा डन, सूर्यांश डन, यमन डन, डी डन, डी डबल ई डी, प्रिंस डन। किसी ने लिख दिया सर योर वॉइस इज नॉट विजिबल एंड योर फेस इज नॉट ऑडिबल। अनुष्का डन, रमन, अनुज हाफ डन, सौम्या डन, मयंक डन, अरुण डन। कोई कह रहा सर दे दना डन। ये मूवी भी थी ना, दे डन डना डन, या अच्छा दे दना दन, अक्षय कुमार की थी शायद, है ना कैसे। तनिष्का का कहना सर कुछ करिए इस कमेंट की प्रॉब्लम का। अच्छा। किसी का कहना सर उसमें सुनील शेट्टी भी था। चलो जी बढ़िया है। तो फाइनली यहां तक हम कर चुके हैं, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये कर्व्स प्लॉट होने चाहिए, दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये क्या बता रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। अब ये जो एंगुलर पार्ट है वेव फंक्शन का, उससे पहले मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अगर लेट से ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के लिए आर थीटा और फाई की अगर हम बात करें, तो जो आर है वो एक तरह से कह सकते हो ये डिस्टेंस है, दैट इज आर। थीटा इसका जेड एक्सिस से एंगल, और जो फाई है वो क्या है, पहले आप इसका प्रोजेक्शन लो, एक्स वाई प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन लो, और फिर इसको इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप यहां देख रहे हो, ये एंगल है फाई, राइट। डायग्राम से बड़ा अच्छा लगा, मैं दूर से देख रहा हूं तो एकदम 3D वाला फील दे रहा है ये डायग्राम। इसके कोऑर्डिनेट है आर, थीटा और फाई। तो ये जो जेड एक्सिस है, जेड की वैल्यू जो है ये जेड, ये एक्स और ये वाई।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्स। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि x इक्वल्स टू, या सबसे पहले बात करें z इक्वल्स टू तो r cos थीटा, x इक्वल्स टू r sin थीटा cos फाई, और y इक्वल्स टू r sin थीटा sin फाई। एक चीज तो, दूसरा थोड़ा सा समझो, अगर मैं एक और चीज बोलता हूं, एक्स यानी जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, एक्स वाई। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, एक्स वाई। और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, वाई जेड। अब लेट से इन प्लेन्स पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, अगर मैं मान लो एक पॉइंट लेता हूं एक्स वाई प्लेन पर, तो एक्स वाई प्लेन पर अगर कोई भी पॉइंट मैं ले रहा हूं तो उसका थीटा क्या होगा, उसका थीटा क्या होगा बताओ। अगर कोई भी पॉइंट मैं एक्स वाई प्लेन पर ले रहा हूं तो उसके लिए थीटा क्या होगा, बताइए देखें। एक्स वाई प्लेन पर अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उसका थीटा एंगल क्या होगा, बिल्कुल सही कहा, कितना होगा, 90 डिग्री। यानी अगर मैं अब बोलता हूं कि कोई पॉइंट है जिसका थीटा 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है मतलब वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है। अगर थीटा 90 डिग्री है मतलब वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है, राइट। लेट से अब मैं कहता हूं कि मैंने कोई पॉइंट लिया जो कि एक्सजेड प्लेन पर है, एक्सजेड प्लेन पर है, तो बता सकते हो उस एक्सजेड प्लेन पर फाई की वैल्यू क्या होगी। एक्सजेड प्लेन पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर फाई की वैल्यू क्या होगी, और वाईजेड प्लेन पर अगर पॉइंट है तो उस पर फाई की वैल्यू क्या होगी। फाई की वैल्यू पूछी मैंने, ऐसे लिखना, एक्सजेड प्लेन पर फाई, वाईजेड प्लेन के लिए फाई। एक्सजेड प्लेन लिख के बताओगे, मेरे दो आंसर पूछे मैंने, या तो पहले इसका लिखो फिर इसका लिखो, कॉमा लगा के पहले इसका फिर इसका। एक्सजेड प्लेन वाईजेड प्लेन पर फाई क्या होगा, जीरो 90। हेलो गौतमा, देव, नक्षत्रा, दोनों आंसर लिखो, बिल्कुल सही। रामा, बस एक बार लिखो, दो बार मत लिखो। अभिनव सही, निशांत सही, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 90 डिग्री। हाँ, अगर मैं आपसे यूं पूछूं थीटा 0 पता कब होगा, थीटा 0 कब होगा, जब जेड एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी तो थीटा इज 0। तो अभी हमारे को इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ये चीज याद रखना। अब अपने रूम में थोड़ा बहुत सोच लो, चाहो तो रूम को भी कंसिडर कर सकते हो, रूम से भी इमेजिन कर सकते हो कि हाँ रूम में डिसाइड कर लो एक्स एक्सिस कौन सी, वाई एक्सिस कौन सी और जेड एक्सिस कौन सी है। एक रूम में कॉर्नर पकड़ो, वहां एक्स वाई जेड सोचो, थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। रूम के सेंटर पर एक पॉइंट ले लो, रूम के सेंटर के पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, अब उससे सोचो कि थीटा कौन सा पॉइंट एंगल है, फाई कौन सा है, रूम में एक्स वाई प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन कौन सा है। जो एक्स वाई प्लेन है वो तो आपके रूम का फ्लोर है, बाकी एक्स वाई और सॉरी एक्स जेड और वाई जेड प्लेन कौन सा है वो रूम में आपको दिखेगा, तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा मेरी बातें। अब मैं आ रहा हूं श्रोडिंगर इक्वेशन वाले पार्ट पर। श्रोडिंगर इक्वेशन में अगर हम बात करें तो फॉर एस ऑर्बिटल, अगर मैं एस ऑर्बिटल की पहले बात करूं
तो ये जो s ऑर्बिटल का जब भी आप एक्सप्रेशन लिखोगे l इक्वल्स टू जैसे ही जीरो पुट करोगे l जीरो, तो हम देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन का जो वेव फंक्शन होता है ना, वेव फंक्शन जाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, जाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। मतलब उसमें थीटा और फाई की कोई टर्म ही नहीं होती है, मतलब कोई एंगुलर पार्ट ही नहीं होता है एस ऑर्बिटल में। तो इसीलिए एस ऑर्बिटल में आप एंगल बदलते जाओ, जाई की वैल्यू बदलेगी नहीं, जाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं बदलेगी। यानी एक एस ऑर्बिटल के लिए तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो जाई स्क्वायर है वही आर स्क्वायर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि एंगुलर पार्ट है ही नहीं वहां पर। इसीलिए कहा जाता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। क्यों? क्योंकि आर से चेंज होगा। आर कोई पॉइंट यहां पर लो 1 एंगस्ट्रॉम पर, 1 एंगस्ट्रॉम पर, 1 एंगस्ट्रॉम पर, एंगल चाहे कोई सा भी हो, वैल्यू तो जाई की वही आएगी, यहां पर भी वही आएगी, यहां पर भी वही आएगी, यहां पर भी वही आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्लियर? इवन एस ऑर्बिटल के लिए आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोल सकते हो, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोल सकते हो। यानी एस ऑर्बिटल के केस में रेडियल प्रोबेबिलिटी बोलो या प्रोबेबिलिटी बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, पी और डी में ऐसा नहीं होगा। तो जो हमने आरपीडीएफ वाले कर्व्स प्लॉट किए थे ना, आरपीडीएफ में मैंने कहा था कि वो प्रोबेबिलिटी कौन सी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर एस ऑर्बिटल है तो वो रेडियल प्रोबेबिलिटी को आप प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल। राइट? क्लियर? वाई इंडिपेंडेंट, इसका कोई लॉजिक नहीं बेटा, ये निकल के आ रहे हैं, ये तो सब आ रहा है जो हम यहां पर नोट कर रहे हैं। जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां से ये सब चीजें अपने आप निकल के आती है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। राइट? एस ऑर्बिटल। देन अब मैं आ रहा हूं पी पर, पी और फॉर पी ऑर्बिटल, यस, इसमें एंगुलर पार्ट होता है। अब मैं यहां पर आपको थोड़ा और अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा। पी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, आप कहते हो 3 तरह के पी ऑर्बिटल होते हैं। गर्व, ये कुछ गलत लिख दिया तुमने, आर स्क्वायर की जगह आरपीडीएफ नहीं लिख सकते हो, समझना। पी ऑर्बिटल में आप पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल्स लिखते हो। आपको पता है पी एक्स किसको लिखा जाता है? पी एक्स क्यों, किसको हम पी एक्स बोलते हैं, किसको पी वाई बोलते हैं? तो यहां पर तरीका ये होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक वर्ड और आएगा, नोडल प्लेन, जिसमें नोडल प्लेन जो है, अगर नोडल प्लेन जो है वो वाई जेड है तो उस ऑर्बिटल को पी एक्स बोल दिया जाता है। अगर नोडल प्लेन एक्स जेड है तो उसको पी वाई बोला जाता है, और अगर नोडल प्लेन एक्स वाई है तो उसको हमने नाम दे दिया पी जेड। क्या हुआ? ये नोडल प्लेन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, बट ये नोडल प्लेन के अकॉर्डिंग हम उनका नोमेनक्लेचर करते हैं कि उसका नोडल प्लेन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो यहां पर अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। जैसे ही जो पी ऑर्बिटल होते हैं, इसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे। लेट से मैं यहां पर एक पी एक्स नहीं लिखा मैंने, यूं कह दो कि पी ऑर्बिटल है, ये समथिंग यूं मान के चलो कि ये मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा, यानी ये एंगुलर पार्ट थीटा और फाई किसका लिख रहा हूं मैं, पी ऑर्बिटल का।
पी ऑर्बिटल का, और एक्सप्रेशन वैसे कांस्टेंट से तो कोई लेना देना है नहीं हमारे को, 3/4 पाई की पावर हाफ साइन थीटा कॉस फाई। अब हमें यह पता करना है कि ये px है या py है या pz है, राइट? ये px है या py है या pz है, वो कैसे डिसाइड करें? तो यहां पर देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था थीटा जीरो तो जेड एक्सिस आ जाती, वो प्लेन नहीं आता, तो थीटा जीरो वाला केस नहीं लेंगे हम। बाकी थीटा 90 और इनके बारे में सोचें तो ये एक्सप्रेशन जीरो कब होगा, ये एक्सप्रेशन कब जीरो होगा? तो थीटा 90 करने पर तो साइन थीटा की वैल्यू 1, जीरो नहीं होगा। तो ये एक्सप्रेशन जीरो कब होगा? जब फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। फाई की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो cos 90 जीरो, यानी ये एक्सप्रेशन जीरो। अब फाई 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? फाई 90 डिग्री का मतलब कौन सा प्लेन हुआ? वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन हुआ? वाई जेड प्लेन। मतलब क्या है कि जैसे ही आपने वाई जेड प्लेन पर कोई, अगर किसी वाई जेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट लिया तो ये एंगुलर पार्ट शो कर रहा है उसका, ये जीरो हो जाएगा। इसको अब मैं इतना ऐसे नहीं, इसको मैं P लिख देता हूं, यूं समझ लो ये P का एंगुलर पार्ट है। तो फाई 90 डिग्री, राइट? फाई 90 डिग्री मतलब वाई जेड। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, इसका वाईजेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट लेने पर, वाईजेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट लोगे तो ये एंगुलर पार्ट, ये जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाएगा। यानी इससे हम कहते हैं ये एक नोडल प्लेन है। वाईजेड प्लेन नोडल प्लेन है, इसका मतलब इस ऑर्बिटल को हमने क्या लिख दिया? px। इसको लिख दिया px, राइट? इसको अब आप ऐसे कह सकते हो, अगर मैं यहां पर ये कुछ एक्सिस बनाऊं, यहां पर ये थोड़ा सा अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस मैंने यहां पर बना ली, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये -x, ये नीचे आएगा तो ये ऑर्बिटल ऐसे कुछ आएगा, ये px ऑर्बिटल हो गया। और ये जो px ऑर्बिटल है ये उसका नोडल प्लेन है। ये उसका नोडल प्लेन है। ये लॉब इधर और उधर जा रही, मतलब क्या हुआ? ये y और ये z ऐसे मान लो, तो ये जो yz प्लेन है वो उसका नोडल प्लेन है। मतलब इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए एंगुलर पार्ट जीरो हो जाएगा। तो दिस प्लेन इज नोन एज नोडल प्लेन या एंगुलर नोड, दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। और ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन कौन सा दिख रहा है आपको? YZ प्लेन। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बताओ इसका नोडल प्लेन कौन सा होगा। अगर एक्सप्रेशन दे रखा है तो नोडल प्लेन निकालना आना चाहिए। और प्लेन से मतलब है, अभी किसी ने कहा सर थीटा जीरो पर भी तो ये एक्सप्रेशन जीरो होगा, तो बेटा थीटा जीरो कोई प्लेन नहीं है। थीटा जीरो मतलब जेड एक्सिस, वो तो इस प्लेन में आ गई। थीटा जीरो कोई प्लेन नहीं है, इसीलिए थीटा जीरो वाला केस मत सोचो, बाकी सारे केसेस सोचने हैं। तो थीटा जीरो को हटाओ, क्योंकि केवल प्लेन से मतलब है, वही हमें कंसिडर करना है, राइट? समझ में आ रही मेरी बात? तो अब एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं, लेट्स से, चलो इसके बारे में बताओ। 3/4 पाई हाफ साइन थीटा साइन फाई। बताओ इसका नोडल प्लेन कौन सा है? इस यानी नोडल प्लेन मतलब कौन से प्लेन पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा?
राजकुमार बेटा पूरा थोड़ा लेक्चर सुनो तो समझ में आएगा। नोडल प्लेन जहां प्रोबेबिलिटी कम नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इस बार नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा? एक्स जेड, क्योंकि फाई 0 डिग्री अगर है, फाई 0 डिग्री यानी साइन 0, नोडल प्लेन कौन, फाई 0 मतलब कौन सा प्लेन? एक्स जेड प्लेन। तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया? पी वाई। ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया? पी वाई। और 3/4 पाई इक्वल पावर हाफ कॉस थीटा, ये कौन सा होगा? ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? थीटा 90 डिग्री होते ही, थीटा 90 मतलब नोडल प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई। थीटा 90 यानी नोडल प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई, मतलब पी जेड। ये जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये पिछले 10 सालों मतलब 2012-13 से मैं पढ़ा रहा हूं। जेई में जो इस पर क्वेश्चन आया है, जेई में 2017 में जाके इस पर क्वेश्चन आया है, 2017 या 18 में इस पर क्वेश्चन आया है, 17 में आया है। 2013 से पहले मैं भी नहीं पढ़ाता था एंगुलर पार्ट, बट 2012-13 से ये सब बताना स्टार्ट किया, और 2017 में 4 या 5 साल के बाद इस पर क्वेश्चन आया है। यस, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी का भाई कोई हो जो पढ़ चुका हो, बहुत सारे हैं 2013-14 में जो पढ़े हुए हैं, उनके नोट्स देखना, उनमें ये मिलेगा। राइट। इवन ये तो पी की बात की, डी वाले में क्या होता है आपको पता है? डी का एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं आपको। डी का एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं आपको। डी में पता ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। राइट। एक्स वाई का नोडल प्लेन कौन सा होता है पता आपको? नोडल प्लेन एक्स वाई के कौन से होते हैं, इसके कौन से होते हैं, इसके कौन से होते हैं पता है? इसका नोडल प्लेन होता है एक्स जेड वाई जेड, इसका होता है एक्स वाई वाई जेड, इसका होगा एक्स वाई, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, एक्स वाई और एक्स जेड। हाँ, और इसका होता है एक्स वाई और वाई जेड। जो मिसिंग होता है, एक्स वाई है तो एक्स जेड वाई जेड, एक्स मिसिंग है तो एक्स वाई एक्स जेड, वाई मिसिंग है तो एक्स वाई वाई जेड, ये इसके नोडल प्लेन हैं। अब लेट्स से एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आपको बताना है कि वो कौन सा नोडल प्लेन होगा। 15/4 पाई की पावर 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई। मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूं? 20 इयर्स कंप्लीट हो गए। 2003 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, अप्रैल 2000 या मार्च में समथिंग। 20 इयर्स कंप्लीट। अब बताओ मुझे यहां पर ये एक्सप्रेशन कब कब जीरो होगा? पहले तो सोचो थीटा और फाई की कौन सी वैल्यूज पर ये जीरो होगा, कौन सी वैल्यूज पर ये जीरो होगा, पहले तो ये सोचो। फिर सोचो कि वो प्लेन कौन सा है, और जब प्लेन पता चल जाए तो डिसाइड करो कि वो ऑर्बिटल कौन सा है। थीटा 0 वाला केस नहीं लोगे, क्योंकि वो कोई प्लेन नहीं होता, वो एक्सिस होती है, और वो एक्सिस वैसे ही प्लेन में आ जाती, इसीलिए थीटा 0 वाला केस छोड़ो, बाकी तीनों केसेस में इमेजिन करो। अब मुझे बताओ ये 0 कब होगा? तो एक तो साफ साफ दिख रहा है, थीटा 90 डिग्री होने पर, कॉस 90 0, और फाई 0 होने पर।
राइट। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब, कमेंट फिर कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे। थीटा 90 डिग्री का मतलब कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। और थीटा जीरो का, सॉरी फाई जीरो का मतलब एक्स जेड प्लेन। यानी ये दोनों इसके नोडल प्लेन है, एक्स वाई एक्स जेड। अगर एक्स वाई एक्स जेड नोडल प्लेन है दोनों में एक्स, तो ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? डी वाई जेड। समझ में आई बात? ओ, समझ में आई बात? अनुष्का सही है। अनुष्का नहीं यार, अनुषा है। मैं अनुष्का बोलता हूं, अनुषा धाकड़। अनुषा धाकड़, राइट। संजना इज सेइंग 2 डिकेड। सही बात है, 2 डिकेड हो गए पूरे। बहुतों को मन में आ रहा है सर जितने साल के हम हैं नहीं उतने साल से आप पढ़ा रहे हो। अच्छा, वो तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, लगता है क्या मैं इतने 20 सालों से पढ़ा रहा हूं? बोलो। बालों को इग्नोर कर देना, बाल तो ठीक है यार आजकल। यार कमेंट में कुछ गड़बड़। हम्म तारीफ कर दो यार। एक्चुअली क्या होता है ना, तारीफ करने से बाल थोड़े वापस आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं तारीफ सुनना पसंद करता हूँ। हम्म ठीक है ना। बिगाड़ देता हूँ थोड़े से, बिगड़े हुए बाल से ऐसा लगता है थोड़ा। हम्म हाँ, किसी ने कहा सर आप तो टॉम क्रूज जैसे दिखते हो। कार्तिकेय का कहना सर इतनी इतनी तारीफें मत करो अपनी। कोई कह रहा सर मुझे तो लगता था आप तो अभी बच्चे हो, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। चलो बस 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 बस, सीरियसली यार आज के लिए तो बहुत बहुत हो गया। अब बचा के रखो, अब बचा के रखो। आपको बॉलीवुड में होना चाहिए। पैसा होने पर अनिल कपूर भी यंग लगता है। बाई दी वे आप स्मार्ट लग रहे हो। चलो चलो चलो। एस आर के भी आपके सामने फेल है। किसी ने पता कुछ और भी लिख रहे हो, मैं वो बोलूंगा नहीं। अच्छे अच्छे कमेंट में बोल रहा हूँ, बुरा बुरे कमेंट में फिल्टर कर रहा हूँ। राइट। चलो आज के लिए धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा एक और एक्सप्रेशन देता हूं, एक और एक्सप्रेशन दे रहा हूं, सही सही बताना। बताइए ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 फाइव।
कोई कह रहा सर बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड में जाओ। सही बात है। यस यस, इसका आंसर। अब ये एक्सप्रेशन कब जीरो होगा? ये एक्सप्रेशन कब जीरो होगा? जब फाई जीरो और फाई 90 डिग्री। फाई जीरो मतलब कौन सा प्लेन? एक्सजेड प्लेन। फाई 90 मतलब कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन। नहीं, तो ये कौन सा हो गया? एक्स वाई। इसीलिए जब आप इवन डायग्राम बनाते हो, अगर हम डायग्राम बनाएं तो डी एक्स वाई, राइट, कैसे बना? ये लेट से एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये एक्स ये वाई, तो ऐसे बनता है। सॉरी, ये एक्स मान लो तो ये वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है और ये वाई जेड प्लेन है। ये दोनों ही इसके लिए क्या हो गए? नोडल प्लेन। ये दोनों ही इसके लिए क्या हो गए? नोडल प्लेन। सही लिखा है बेटा, बिल्कुल सही। फाइव जीरो फाइव 90 बिल्कुल सही लिखा है। राइट, तो ये नोडल प्लेन है। ये इमेजिन करना होगा एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। ये डी एक्स वाई, ये डी एक्स माइनस वाई। इवन और भी आप एक्सप्रेशन शीट में सबके एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, शीट में सबके एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। बाकियों के लिए भी चेक कर लेना। चलो एक डी जेड स्क्वायर का मैं आपको और बता देता हूं। डी जेड स्क्वायर, इसका एक्सप्रेशन होता है 5/16 पाई। ये याद नहीं करने आपको, लेकिन ये वैल्यूज से कोई मतलब नहीं होता। 3 cos² थीटा-1। अब ये एक्सप्रेशन कब जीरो होगा? जब कॉस यानी कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी, क्योंकि 1/√3 करते ही वन, इसका स्क्वायर 1/3, 3, 3, 1, 0। अब कोस थीटा की वैल्यू यानी +1/√3 भी और -1/√3, चाहे वो +1/√3 हो या -1/√3 हो, यानी थीटा की ऐसी दो वैल्यू आएगी जिस पर ये जीरो होगा। अब ये जो ऑब्वियसली एंगल 90 डिग्री तो नहीं होगा, कुछ और होगा। इसीलिए यहां पर किसी पर्टिकुलर एंगल पर इसको मैं ऐसे बनाता हूं, आप सबको पता है ये डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस है यहां पर, ये एक्स या वाई कुछ एक्सिस ले लो, तो ये लॉब्स कुछ ऐसे आती है, ये लॉब्स कुछ ऐसे आती है। और यहां पर इवन एक रिंग हम बना देते हैं, एक रिंग यहां पर हम बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा और अच्छा बना रहा हूं।
और भी टेक्नोलॉजी हो सकती है शायद इसको फिलअप करने वाली, वो मुझे अभी पता नहीं है। और यहां पर अब नोडल कौन बनते हैं, नोडल प्लेन नहीं बनते। नोडल कौन कैसे, यहां पर एक ऐसे कौन इमेजिन करो, ये लॉब उसके बीच में है, एक कौन ऊपर एक कौन नीचे, एक कौन ऊपर एक कौन नीचे, क्योंकि इस कौन का कोई भी पॉइंट जो होगा वो उससे उतने ही एंगल पर होगा। एक कौन अगर आप लेते हो, एक कौन अगर लेते हो, उसके सेंटर के थ्रू एक एक्सिस पास हो रही, जेड एक्सिस, तो उस कौन का हर एक पॉइंट उस जेड एक्सिस से उसी एंगल पर होगा। तो यहां पर ये जो स्फेरिकल सरफेस आप, ये जो कॉनिकल सरफेस हम देख रहे हैं, इस कॉनिकल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इन्हें रेडियल नोड बोलो, यहां नोडल प्लेन वर्ड यूज नहीं कर सकते हो, या तो रेडियल नोड या नोडल कौन। और हर डी ऑर्बिटल में कह सकते हो 2 रेडियल नोड होते हैं, 2 रेडियल नोड होते हैं। और यहीं पर मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला भी, नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड जो हमने ऑब्जर्व किए वो हमेशा एल के बराबर होते हैं, एल के बराबर। एस ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड नहीं होता, पी में 1 होता है, डी में 2 होते हैं, एफ वगैरह में 3 बोल सकते हो, बट इमेजिन नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे, 2। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, उसके लिए रेडियल और एंगुलर दोनों को ऐड करो तो n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमेशा कितने हो जाएंगे, n माइनस 1, राइट। तो यहां पर ये नोड्स, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, यस। अब आपको अगर मैं P का या D का कोई भी एक्सप्रेशन देता हूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये P का PX है या PY है या PZ है, D में कौन सा D है, ये एक्सप्रेशन देख के पता होना चाहिए कि ये dx स्क्वायर है या ये है या ये है या ये है, ये आपको पता होना चाहिए। वो पता चल जाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी सब पता चल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन देख के आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट एंगुलर नोड। रेडियल नोड में पहले बता चुका हूं, एंगुलर नोड यहां पर मैं बता चुका हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं। अब यहां क्या होता है, आप सबको एक तो जैसे बोहर मॉडल में एक टर्म यूज की गई थी एंगुलर मोमेंटम, mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, और इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। बट ये कहां से आया, बोहर मॉडल, फ्रॉम बोहर मॉडल। राइट। अब यहां पर एंगुलर मोमेंटम आपने देखो ना, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, फोर्स। अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, फोर्स। और एंगुलर मोमेंटम में चेंज होता है तो उससे क्या लगता है बताओ, एंगुलर मोमेंटम में चेंज होता तो उससे क्या लगता है, ऋतिक सब एक्सप्रेशन एक्सरसाइज O2 में दे रखे हैं, शीट की एक्सरसाइज O2 में दे रखे हैं। टॉर्क लगता है, लीनियर मोमेंटम से फोर्स, एंगुलर मोमेंटम से टॉर्क, राइट। प्रीवियस स्लाइड से क्या देखना बेटा, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया यहां पर, ये एंगुलर कर देना, ठीक है, ये एंगुलर कर देना। तो अब यहां पर एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पिन क्वांटम नंबर कैसे पिक्चर में आया। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे पिक्चर में आया वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। यू कह सकते हो कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है,
अगर हम उसकी बात करें तो एक जस्ट अ मिनट, एक्चुअली इनिशियली तीन ही क्वांटम नंबर्स आए थे, एन, एल और एम, लेकिन पाउलीज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उससे लगा कि एक और क्वांटम नंबर हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कैसे, उसका थोड़ा सा आपको लॉजिक दे रहा हूं ताकि चीजें थोड़ी समझ में आए कि क्यों ऐसा होना चाहिए। तो एक्चुअली हुआ क्या, पाउली ने क्या किया, ये यूं कह दो कि मैग्नेटिक फील्ड है, यूं कह दो नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से, और पाउली ने क्या किया कि इसके थ्रू हीलियम के एटम्स को पास किया। हीलियम के एटम्स की बीम को जब इसके थ्रू पास किया गया तो पाउली ने क्या देखा कि हीलियम की बीम जो है बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट निकल गई, बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट निकल गई। बट जब इसी तरह से हाइड्रोजन की बीम को पास किया गया, हाइड्रोजन एटम की बीम को पास किया गया, तो पाउली ने क्या देखा, पाउली आपको पता है ना, हाइड्रोजन एटम्स, तो ये जो हाइड्रोजन की बीम है ये दो पार्ट में स्प्लिट कर गई, ये दो पार्ट में स्प्लिट कर गई, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये कितने पार्ट में स्प्लिट कर गई, दो पार्ट में। अब इसको कैसे पाउली ने एक्सप्लेन किया वो थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं। एक्चुअली यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस हीलियम पर इसका कोई मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लग रहा है। इसका लॉजिक ये है कि यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो है तो ये भी एंगुलर मोमेंटम, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहां सिंपली एंगुलर मोमेंटम था। अब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की आप ज्यादा पिक्चर नहीं बना सकते। देखो नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम होता है ना, तो उसकी डायरेक्शन हम बता देते, देखो ऊपर, फिंगर को टर्न करो तो डायरेक्शन ऊपर या डायरेक्शन नीचे होती है। ये नॉर्मल वे में तो हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन तो एक तरह से वेव भी है, तो यहां पर पिक्चर बनाना मुश्किल है। लेकिन फोर्स तो लग ही रहा है इलेक्ट्रॉन पर भी, अगर फोर्स या कुछ टॉर्क लग रहा है तो कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन की जाती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, विच इज अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ये एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो कह सकते हो फॉर एस ऑर्बिटल, अगर एस ऑर्बिटल है तो ये तो जीरो हो जाएगा। फॉर एस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब एक एस ऑर्बिटल के लिए कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, तो कोई टॉर्क भी नहीं लगेगा, यूं कह दो, यानी कोई फोर्स नहीं लगेगा। थोड़ा सा देखो सिंपल रखते हैं इस चीज को। तो यहां पर एस हमें पता है, हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होते हैं, 1s में। तो हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा निकल रहा है। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो हाइड्रोजन में भी तो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, तो हाइड्रोजन की बीम पर भी कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, वो भी सीधी सीधी निकल जानी चाहिए। लेकिन यहां हाइड्रोजन की जो बीम है वो स्प्लिट कर रही है दो पार्ट, और वो भी दो डायरेक्शन में, उससे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं रेंडमली इधर उधर कहीं कहीं, केवल दो डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन स्टिल फोर्स लग रहा है, स्टिल कुछ फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कोई और एंगुलर मोमेंटम भी यहां है। तो क्वेश्चन आता है अब और कौन सा, कैसे सोचें इसके बारे में। तो कहा गया कि हर यहां पर दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
इस रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसके लिए कहा गया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। और सिंस ये बीम केवल दो ही पार्ट में डिवाइड कर रही थी, दो ही पार्ट में डिवाइड कर रही थी, तो ये कहा गया कि ये जो स्पिन फोर्थ क्वांटम नंबर, यानी यूं मान लो कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, कुछ का स्पिन अलग है, कुछ का स्पिन अलग है, तो दो तरह का स्पिन और ये अपोजिट जा रहे हैं। तो यहां पर ये कहा गया कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? इस चीज को इससे भी रिलेट किया गया कि हीलियम में भी तो फिर स्पिन क्वांटम नंबर होगा। तो लेकिन यह कहा गया कि एक ही ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए एक की वैल्यू प्लस हाफ, दूसरे की वैल्यू माइनस हाफ। तो हीलियम में दोनों का स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, बट हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, इसीलिए उनकी वैल्यू क्या असाइन कर दी गई, प्लस हाफ माइनस हाफ। इवन यहां हाफ से कोई मतलब नहीं है, ये तो वैल्यूज असाइन करनी है। हमें आप +5 -5 भी कर सकते थे, +10 -10 भी कर सकते थे, लेकिन क्या किया गया, प्लस हाफ माइनस हाफ, ताकि अपोजिट वाला फील दिया जाए। ये एक रिजल्ट है, उसको समझाने के लिए हमने ये सारी चीजें की है। यानी दो तरह के एंगुलर मोमेंटम टर्म यहां पर डिफाइन की गई, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और यहां पर यह कहा गया कि एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि हीलियम यहां पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, डेविएट नहीं हो रहा है। यानी एक का स्पिन प्लस हाफ, दूसरे का स्पिन माइनस हाफ। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, दो तरह के एटम्स है, किसी में स्पिन प्लस हाफ है तो ऊपर चला गया, माइनस हाफ है तो नीचे चला गया। अब यहां पर भी हम बहुत बार क्या कहते हैं, अच्छा स्पिन कैसे समझे? देखो, पिक्चर तो क्वांटम फिजिक्स में आप बना ही नहीं सकते हो। पिक्चर आप क्वांटम फिजिक्स में नहीं बना सकते हो, लेकिन फिर भी यहां पर यूं कह दो कि क्या करो, याद करने के हम कुछ ना कुछ सिंपल तरीके ढूंढ लेते हैं जिससे हमें चीजें याद रहे। तो इसको ऐसे बोल देते कि यार दो तरह से स्पिन सोच लो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट फील लेना ना, तो क्लॉकवाइज यानी जैसे लट्टू होता ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉक, तो उससे थोड़ा फील आ जाता है। लेकिन पिक्चर बनाना मैं फिर से कह रहा हूं गलत है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, आप शीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम ये बोलते हैं ना, एक क्लॉकवाइज रोटेशन एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्या प्लस हाफ और माइनस हाफ का उससे कोई कनेक्शन है? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज नहीं, माइनस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज नहीं, बस जस्ट वर्ड्स हैं जो कि अपोजिट नेचर को शो कर रहे हैं, अपोजिट नेचर को शो कर रहे हैं। सीधी भाषा बोलो, दो तरह का स्पिन होता है जो कि अपोजिट है। हाँ, वो क्यों बोला? क्योंकि एक ऊपर जा रही है बीम, एक नीचे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए यहां पर हम ऐसा बोलते हैं। तो ये कैसे निकल के आए वो थोड़ा सा बता रहा हूं। ये रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को समझाने के लिए एक और फोर्थ क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया। पाउली ने इसको इंट्रोड्यूस किया और दैट फोर्थ क्वांटम नंबर इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहां पर एक चीज मैं बता दूं, यहां पर ये एस की वैल्यू साइन के साथ नहीं पुट होती है, चाहो तो मोड लगा सकते हो। यहां पर एस की वैल्यू हमेशा ही प्लस हाफ, यानी मैग्नीट्यूड फिक्स है। हां, बस ये कह दो कि प्लस हाफ है तो डायरेक्शन अलग होगी, माइनस हाफ है तो डायरेक्शन अलग होगी। यहां ध्यान रखे, केवल मैग्नीट्यूड पुट अप किया जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड पुट अप किया जाएगा। प्लस हाफ है तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, माइनस हाफ है तो कुछ और होगी, बट मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही होगा। मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही होगा। किसी ने कहा सर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए तो कुछ हाइड्रोजन एटम्स के अंदर स्पिन अलग है, कुछ हाइड्रोजन एटम के अंदर स्पिन अलग है, इसीलिए वो स्प्लिट कर गए। यहां पर एक ही हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन है जिनका अपोजिट स्पिन है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। बट यहां पर एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो कैंसिल आउट नहीं होगा, राइट?
इवन एक और चीज मैं बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये जेई में एक बार पूछा गया है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये कौन से क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है? तो इसे देखने पर तो लगता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो एल पर डिपेंड करता है। साफ साफ दिख रहा, फॉर्मूले में केवल एल की टर्म है। ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है 2008 में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल पर भी डिपेंड करता है और एम पर भी डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन आता, सर ये एम कैसे पिक्चर में आ गया? एम कहां से आ गया? यहां तो है ही नहीं। ये जेई का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, 2008 का मैच दी कॉलम क्वेश्चन। देखो, एल केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, एल केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है। एम बदलने पर उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। एम बदलने पर उसकी डायरेक्शन एम 0 तो डायरेक्शन अलग, एम -1 तो डायरेक्शन अलग, एम +1 तो डायरेक्शन अलग। यानी एम उस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता रहा है। जैसे यहां आप एस प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस और माइनस क्या बता रहे हैं? उस एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता रहे हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन एल एंड एम। ये ध्यान रखना, ये लाइन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन एल और एम। राइट? देखो, ये बहुत सारी बातें और जेई में पूछी जाती भाई। मैं केवल वो बताने की कोशिश कर रहा हूं सीरियसली, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, श्रोडिंजर में आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको बहुत कुछ समझा दूंगा, बहुत कुछ, तो मुश्किल है। नहीं, श्रोडिंजर क्वांटम फिजिक्स बहुत टफ है। बट हमें याद रखना, पॉइंट्स बना के, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो यहां से हमें याद रखने हैं। ये मत सोचो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर, समझ में नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा। अरे किसी को फील नहीं आया है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, सर फील नहीं आ रहा है। क्यों? हमारी आदत क्या होती है, देखने की कोशिश करते हैं हम। ये नहीं देख सकते हो, आपको फील नहीं आएगा इन चीजों का। इसीलिए यहां पर थोड़ा सा यूं कह दो कि फोर्सफुली आपको ये टर्मिनोलॉजी याद करनी होगी। आप अगर ये देखने की कोशिश करोगे तो सब गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। ऑर्बिटल, आप मुझसे पूछो व्हाट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला है बस। तो बहुत अच्छा फील नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बनते हैं, उनके आंसर क्या है, ये मैं आपको बता सकता हूं। और जब ये करने के बाद आप जेई एडवांस की एक्सरसाइज करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो, सीधी सी बात बता रहा हूं, इस चैप्टर में मैं केवल एक ही टारगेट लेके चलता हूं कि जेई में क्वेश्चन जो आए वो हो जाए। हाँ, बाकी सब्जेक्ट, बाकी चैप्टर में हम खूब दिमाग लगाएंगे कि ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करो, नए नए क्वेश्चन बनाएंगे, नए नए क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। यहां नहीं करेंगे। यहां जो क्वेश्चन है बस उसी की बात करेंगे, जितने क्वेश्चन हमारे पास है उसी की बात करेंगे। हाँ, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम की तो वैल्यू ही फिक्स है। अगर मैं इसको हाफ और इसको हाफ पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। तो यानी ये वैल्यू √3/4 h/2π, ये फिक्स है, ये वैल्यू ही फिक्स है। 3/2, 1/2, 3/4, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है रुद्रा, तो ये वैल्यू वही पुट करनी है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये दो वर्ड्स याद रखना। और एक और चीज जो आप इनऑर्गेनिक में ज्यादा पढ़ते हो, ये तो मोमेंटम, एक मैग्नेटिक मोमेंट और वर्ड होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है, किसकी कम है। तो उसका फॉर्मूला आता है √n+2 बोर मैग्नेटोन। ये इस पर भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। बट n जहां पर क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो Fe+2, Fe+3, कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+3, कॉपर+1, कॉपर+2, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करके आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। और इस पर जेई में बहुत, खासकर जेई मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। तो ये मान के चलना कि इस पर क्वेश्चन जितने आप हो, यानी 10-20% के पेपर में एटॉमिक से इसी पर क्वेश्चन आ रहा है।
10% तो मान ही लो, यानी 10 पेपर में से एक क्वेश्चन तो मैग्नेटिक मोमेंट का आएगा ही आएगा। तो ये चीज याद रखना। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे आया वो थोड़ी समझाने की मैंने कोशिश की है। यहां पर अब तीन तरह के एंगुलर मोमेंटम हो गए। एक जो बोहर ने बताया था वो सिंपली एंगुलर मोमेंटम है। इवन कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो इसमें मैं बहुत अच्छी सिंपल सी चीज बता दूं। अगर आपको एल पता है, एल की वैल्यू पता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, और एन की वैल्यू पता है तो सिंपल बोहर वाला एंगुलर मोमेंटम निकालो। क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। बट एल पता है तो ये वैल्यू निकालनी, एन पता है तो बोहर वाला काम करना है, राइट। तो ये था श्रोडिंजर इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और इससे रिलेटेड सारी बातें, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस इज द एंड। यस, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। वापस से अब थोड़ा गियर बदलेंगे, वापस से गियर बदलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट और उसी पर वापस आएंगे, वही केमिकल रिएक्शन उस पर हम वापस से आएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा होगा रिडॉक्स रिएक्शन। ये बिल्कुल अलग चैप्टर था, इसमें अच्छी खासी फिजिक्स इन्वॉल्व है। इंपॉर्टेंस वाइज मैं बात करूं तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री में भी आता है और ये चैप्टर फिजिक्स में भी आता है, तो इसीलिए क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन आता है, कम से कम केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन आता है, तो यूं मान के चलो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कभी कभी 3 आ जाते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस जो है अच्छी खासी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन थोड़े अजीब से भी हैं लेकिन फिक्स्ड है। तो दिस इज अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यूं देखा जाए तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमने 3 चैप्टर पूरे किए हैं। पहला मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा गैसेस स्टेट और तीसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बट हाँ, अदरवाइज हमने उनको तो टुकड़ों में तोड़ा है। तो मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म, आइडियल गैस, रियल गैस और एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक तरह से देखा जाए तो 5 चैप्टर, हमारे अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 5 चैप्टर। एनसीईआरटी से अगर हम देखें तो 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। बेसिक चैप्टर्स हैं, देखो ये हर जगह यूज होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से केमिकल बॉन्डिंग या ये चीजें थोड़ी ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे, क्योंकि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, थोड़ी ये चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी, तो वो फायदा मिलता है यहां पर। चीजें क्वेश्चन करो, मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना फायदा रहेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना फायदा आपको मिलेगा। क्वेश्चन करते जाओ, याद करते जाओ, कुछ नई नई चीजें मिल सकती है तो वो हम याद कर लें। बट इस चैप्टर में देखो मोल कॉन्सेप्ट, गैस स्टेट में क्वेश्चन हम सोच सकते हैं, सॉल्यूशन सोच सकते हैं। बट अगर एटॉमिक का क्वेश्चन है, पहले नहीं किया हुआ है, तो ऑन द स्पॉट करना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए, आप सोचो दिमाग लगा कि कर दूंगा, बड़ा मुश्किल है। तो क्वेश्चन जो है वो जितने ज्यादा करोगे उतना फायदा मिलेगा। तो अब टारगेट ये कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम जेई मेंस डिस्कस करेंगे इसकी। नेक्स्ट क्लास में जेई मेंस पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे, राइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। रिडॉक्स आसान है यार, देखो रिडॉक्स और इन कुछ चैप्टर जैसे होता है ना फंडामेंटली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर उस तरह का है। रिडॉक्स में आप करोगे तो सब समझ में आएगा। रिडॉक्स इतना टफ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो अगर टफ की बात करूं तो क्वांटम टफ है, देखो सीधी सी बात है। क्वांटम फिजिक्स अलग है। अब बोहर मॉडल, ये सारे मॉडल में क्या होता है, सब में कुछ कुछ बातें हैं, उस मॉडल के अकॉर्डिंग सोचो तो ठीक लगता है, दूसरे एंगल से सोचो तो बोहर मॉडल गलत है साहब। तो वही वाली बात होती, सोचना बोहर के अकॉर्डिंग है। तो बाकी चैप्टर आसान है, इजीली हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज तो एटॉमिक ही की बात करेंगे।
मान्य बीएम का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन इन जनरल कुछ टाइम है हमारे पास, बट आज चैप्टर तो स्टार्ट नहीं करेंगे। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बातें करना चाहते हो तो 5-10 मिनट हम पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बैकलॉग कैसे खत्म होगा? सबसे पहला क्वेश्चन, पढ़ने से खत्म होगा, ज्यादा पढ़ने से खत्म होगा। अगर बैकलॉग है तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जितने ज्यादा पढ़ोगे बैकलॉग उतना जल्दी खत्म होगा। बट मेरा मानना है कि बैकलॉग खत्म करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? कोई नया बैकलॉग क्रिएट ना करना। कोई नया बैकलॉग क्रिएट ना करो। जनता बैकलॉग कैसे क्लियर करो? अरे भाई, पुराने पाप धोने से ज्यादा जरूरी कि नए पाप मत करो यार। वो तो पुराने नए पाप तो हम करते जा रहे हैं और पुराने पाप सोच रहे हैं, क्या फायदा उसका? तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी तो है कि पहले कि कोई नया बैकलॉग क्रिएट ना हो। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखो, फंडा बड़ा सिंपल है। एवरेज एक क्लास अगर आपकी यहां होती है तो एवरेज 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी जरूरी है। किसी में 1.5 तो किसी में 2.5 हो सकता है। एवरेज बात करूं क्योंकि कभी होमवर्क कम मिलता है, कभी होमवर्क ज्यादा मिलता है। तो जो भी क्लास है, अगर 3 क्लास है तो पर डे एवरेज 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। एवरेज बोल रहा हूं, वो होमवर्क के लिए। फिर थोड़ा और एफर्ट्स लगानी है, आपको लग रहा है कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो 6 को 7, बट मिनिमम साइड में तो 6 आवर्स चाहिए ही। ये एक तो बेसिक चीज है। वैसे मैं आपसे यही कहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 11th में हो तो 11 आवर्स रेगुलर स्टडी करो। जब आप 12th में चले जाओगे तो 12 आवर्स रेगुलर स्टडी करो, जिसमें क्लास टाइम भी इन्वॉल्व है। और जो 13 में आ जाते हैं तो 13 आवर्स पर डे। ये मिनिमम साइड में मैं बात करता हूं, मिनिमम साइड में मैं बात करता हूं, राइट। 11th में 11 आवर्स, 12th में 12 आवर्स, 13 में 13 आवर्स मिनिमम। जब तक जेई का एग्जाम नहीं हो जाता आपको ये पढ़ करना होगा। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सर बैकलॉग कैसे क्रिएट करें? पहले तो ये बता दो कि क्या आप 11 आवर्स, ये तो मिनिमम है। अगर किसी का बैकलॉग है तो पहले तो वो ये सोच ले कि 11 आवर्स नहीं, उसको 13 आवर्स तक ले जाना पड़ेगा। तो पहले तो ये सोचो, किसी को लगता है कि मैं तो 11 आवर्स पढ़ ही नहीं सकता हूं, तो भाई तुम्हारा बैकलॉग दुनिया में कोई क्लियर नहीं कर सकता। अगर बैकलॉग क्लियर करना है तो पहले एफिशिएंसी भी बढ़ाओ, 12, 13, 14 घंटे तक अपना टाइम लेके जाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ, तब जाके आपका बैकलॉग क्लियर होगा। नहीं तो वो बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, पाइल अप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना, तो जितना भी पढ़ाते हैं, चाहे केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, एक टीचर जब पढ़ाता है तो एक्सपेक्ट करता है कि आप घर पर 1.5-2 घंटे वापस पढ़ रहे हो। ये ऐसा नहीं कि स्कूल की तरह घर पर आज पढ़ा, जाके होमवर्क किया, खत्म काम। जो तो 5-7, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्कूल और इसमें डिफरेंस है। स्कूल के लिए तो जब एग्जाम आते हैं तो चलो 15 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करो, याद करना स्टार्ट करो, हो जाएगा। बेटा ये स्कूल नहीं है, ये जेई है। वहां दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन जैसे हम करते हैं तो कैसे एग्जैक्टली वैसे नहीं आते हैं, वहां पर कुछ नए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वैरायटी बहुत ज्यादा है, एक एक चैप्टर पर आप 150 क्वेश्चन करते हो, 150-200। हाँ, सब अलग नहीं होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। हर एक चैप्टर पर यूं कहो तो 30, 40, 50 तरह के वेरिएबल अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उन सबको देखना पड़ता है। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं रेगुलर रहो, चीजें आसान होती जाएगी। रेगुलर रहोगे तो चीजें आसान होगी। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन पढ़ते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते हैं, तो चीजें फिर पाइलअप हो जाती, इकट्ठी हो जाती है, फिर उनको करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मयंक, कोई
डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। किसी ने कहा कि सर गाना गा दो, अरे बेटा गाना मत गवाओ यार। ये तुम्हें लगता ना श्रोडिंजर समझना कितना मुश्किल है, सर कुछ नहीं समझ में आता तुम्हारे लिए, या श्रोडिंजर को समझना जितना मुश्किल है मेरे लिए गाना गाना भी उतना ही मुश्किल काम है। एक्चुअली मैं नहीं चाहता हूं कि मैं गाना गाऊं और कोई बीच में बोल दे सर प्लीज रुक जाओ, सर रहने दो, बहुत हो गया बस सर, थैंक यू, है ना। हाँ, कोई कह रहा है सर डांस कर दो, चलो छोड़ो गाना मत गाओ, हाँ बिना गाने के डांस सब करेंगे बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन की पार्टी करेंगे, गाना डांस सब फिर सब चलेगा। जहां कोई रिकॉर्डिंग ना हो, पहली चीज बता दूं मैं आपको, मैं गाना कहाँ गा सकता हूं जहां कोई रिकॉर्डिंग ना हो, जहां कोई डांस भी वहीं कर सकता हूं, ताकि किया बात खत्म, उसका कोई प्रूफ नहीं रहना चाहिए कि क्या हुआ है, नहीं तो उसको क्या और देखते रहो, अरे यार इतना गंदा। मेरे तो बच्चे तक बोलते हैं मेरे बेटे कि पापा गाना मत गाया करो प्लीज। कमेंट बहुत स्पीड से जा रहे हैं बेटा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, बहुत स्पीड से कमेंट बड़ा पग रहे हैं। यहां तो रीले बन जाएगी बेटा, सही कह रहे हो, आजकल तो रीले ही रीले हो रही है। अच्छा ये बताओ, चलो एक सेकंड के लिए थोड़ा सा, ये तो चलो अपनी कक्षा के ऐप के अलावा, सीरियसली स्पीकिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी ये जो अपनी कक्षा पर आप लेक्चर देखते हो उसके अलावा आप लोगों का स्क्रीन टाइम, खासकर मुझे सारे ऐप्स तो नहीं पता, बट मैं फिर से कहूंगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और भी कुछ हो तो आई डोंट नो, ये आपके फोन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, फेसबुक, और व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप का कोई ज्यादा काम नहीं हो, टेलीग्राम एक और, सबसे खतरनाक है मेरे हिसाब से शायद, मुझे जहां मैं तो देखो स्नैपचैट तो नहीं चलता हूं, इंस्टाग्राम बड़ा एडिक्टिव है, फेसबुक बड़ा एडिक्टिव है, यूट्यूब भी है। यूट्यूब पर काम अगर कुछ नहीं, आप अगर सारे लेक्चर यहां से देख रहे हो तो यूट्यूब की भी कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो वो सब मैं देखता हूं, बहुत सारे बच्चे बहुत देर देर तक ये देखते रहते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका देखो लाइफ का, उसको अभी यूट्यूब फेसबुक पे मत बर्बाद करो। 2 साल कंट्रोल कर लो, फिर जिंदगी भर आराम से मजे से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम खूब चलाना। लेकिन अगर इन 2 सालों में चलाया ना तो जिंदगी भर इनको चलाने का मौका नहीं मिलेगा। सीरियस चलाओ, बहुत बहुत जिंदगी भर नहीं चलाओ। राइट, तो ये हमेशा ध्यान रखना। बहुत लिमिटेड काम होना चाहिए, देखो आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम को, क्योंकि हमारे पास पहले ही टाइम नहीं है, इधर उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। कोई लिख रहा टिंडर, और ये टीन एज से बाहर निकले नहीं है लेकिन टिंडर में पहले चले गए। प्रथमेश कह रहा सर बहुत सारा होमवर्क रह गया, अब क्या करूं। मैं कर देता हूं प्रथमेश, आके मैं कर देता हूं। देखो जिसका बहुत सारा होमवर्क छूटा हुआ उसके लिए एक चीज जरूर कह सकता हूं, वैसे तो छूटना नहीं चाहिए, लेकिन जिनका ज्यादा होमवर्क छूटा हुआ वो केवल S1O1 पर फोकस करे, S1O1 पर पहले फोकस करे। जिनका बहुत ज्यादा होमवर्क छूटा हुआ है पूरी शीट ना करें, इतना ही करें। दूसरा ICHO के बारे में समर्थ, और ये देखो आप लोगों की ICHO की तैयारी चल रही है,
जो हम ये पढ़ रहे हैं उससे आपका फर्स्ट लेवल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मेरी शीट कर लो, फर्स्ट लेवल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। सेकंड लेवल के लिए करना पड़ता है, वो जब फर्स्ट लेयर क्लियर हो जाएगा तब सोचेंगे। लेकिन 11th में बड़ा मुश्किल है, देखो क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं होता। तो जब भी मैं बात कर रहा हूं तो 12th में, क्योंकि जब तक सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक मुश्किल है। तो आई मतलब NSEC जिसे बोलते हैं, अगर आप ओलंपियाड की बात करो तो पहली स्टेज होती है NSEC, सेकंड होती है INCHO और थर्ड स्टेज होती है ICHO। ये इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड, ये इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड और ये स्क्रीनिंग वाला एग्जाम होता है। तो इसकी तैयारी तो आपकी चल रही है। यहां पर जब ये क्लियर हो जाए तो इसके बारे में पढ़ेंगे, 2-3 महीने बहुत होता है, और उसके बाद तो फिर सब आगे अपने आप हो जाता है। वो सब आप पर डिपेंड करता है, उसके लिए बहुत बेसिक्स ये हैं, बाकी उसके ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत क्वेश्चन है जेई मेंस में, तो भी कोई बात नहीं, कर सकते हैं, जेई मेंस पूरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में रिडॉक्स के साथ। जेई मेंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। गौतमा का कहना कि आपसे एटॉमिक पढ़ के NSEP के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ICHO पर जेई? देखो INCHO इन सब का फायदा जेई में तो ठीक है, जेई के सिलेबस से मैच करता है। हाँ, लेकिन आपके कहते हैं ना रिज्यूम स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर आप स्पेशली ICHO क्लियर्ड हो, ओलंपियाड इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाते हो, तो बाहर की यूनिवर्सिटीज से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जो हम बात करते हैं ना MITs, ये बड़ी बड़ी ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो तो उसमें ये ICHO ओलंपियाड का काफी ज्यादा वेटेज होता है, तो वहां ये आपकी हेल्प करता है। जैसे आपको पता होगा कि चित्रांग MIT चला गया था जस्ट बिकॉज उसकी IIT में भी रैंक 1 थी, वो फिजिक्स ओलंपियाड भी क्वालिफाइड था। दैट्स और भी टैलेंटेड तो था ही वो, नो डाउट, बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके, तो उसका रिज्यूम स्ट्रांग हो गया, तो दैट्स इट। स्पीड कैसे इंप्रूव करें, दृष्टि का कहना है प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। और जहां लगता है कि आइडेंटिफाई करो कहां स्पीड आपकी स्लो हो जाती है, उस पर ज्यादा वर्क करो। जहां लग रहा है कि यहां स्पीड कम है, उस चीज को आइडेंटिफाई करो और उस पर वर्क करो। कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यहां पर स्पीड स्लो हो जाती तो वहां पर मारना। रजत कह रहा सर IIT में तो हो जाए, बात की छोड़ो अपने, तो कोई बात नहीं बेटा। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आदित्य, देखो इस क्लासेस करनी होती है तो वो सब अपने आप हो जाता है बेटा। थोड़ा सा बस आपको सीरियस होना होता है, फोकस रखना होता है लाइफ में। फोकस रखो, गोल्स क्लियर रखो, अपना एजेंडा क्लियर रखो, अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है। और थोड़े टाइम के लिए थोड़ी चीजों को छोड़ दो। लाइफ में तो कुछ चीजें हर टाइम पर लाइफ में करना, अब देखो बहुत कुछ है, लेकिन हर टाइम पर सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती लाइफ में, सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो। ब्रेक करना, यानी कुछ 6 महीने ये आपका ये इंटरेस्ट ये करो, फिर 6 महीने ये करो, फिर 6 महीने ये करो, फिर 6 महीने एक करो, इस तरह से आप आगे से आगे करते जाओ। अविरल बेटा, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अविरल ने पूछा कि सर स्कूल के बाद 11 आवर्स कैसे पढ़ें? यहां मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूं। आई थिंक इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि स्कूल भी जाओ और साथ में 11 घंटे भी पढ़ो। आप मशीन नहीं हो, इंसान हो, नहीं कर सकते। दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि पर डे 3 घंटे का तो दूसरे काम हो जाते हैं, 2-2.5 से 3 घंटे। 7 आवर्स सोने के लिए चाहिए, 7 घंटे सोने के, 3 घंटे दूसरे काम के, तो 10 घंटे तो आपको दूसरे कामों में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बचते हैं 14 आवर्स। ये
मैक्सिमम होते हैं। अब वो 14 आवर्स के बाद आप सोचो, उसमें से आप स्कूल भी जाते हो और ये भी करते हो, तो कैसे निकलेंगे 11 घंटे? हाँ हाँ। ठीक है, चलिए, बाय बाय। बाय बाय, सी यू।